Good morning, student. Today I am going to teach you after Newton's law of universal gravitation. I have taught you about Newton's law of universal gravitation, and I have also told you that why this law is called universal law. देखो, ग्रेविटेशन होता है अर्थ किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। हमने कहा अर्थ ही नहीं, इस सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी सैटेलाइट हैं, वो सब के सब वस्तुओं को अपनी तरफ खींचते हैं। दे हैव देयर ओन ग्रेविटेशन। तो प्लैनेट करते क्या है? व्हाट्स आर प्लैनेट? Planets are those bodies who revolves around the sun. Planets जो होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो आखिरकार में इनका रोटेशन कैसे होता है? एनसीईआरटी में अलग से एक पतला करके वो दे दिया है कि आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जानना चाहिए केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आज हम वही चीज़ पहले बताएंगे आपको, उसके बाद बताएंगे कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो सबसे पहले केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। पहला जो उसका नियम है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो केप्लर कहता है कि एवरी प्लैनेट रोटेट्स अराउंड द सन, रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एवरी planet revolves around the sun in an elliptical orbit. And sun right at one of its focus. Its focuses are foci. फोकस का प्लूरल होता है फोसाई। देखो स्टूडेंट, एलिप्स है क्या? एलिप्स ऐसी आकृति है, आप जब 11th में जाओगे तो मैथमेटिक्स में पढ़ोगे एलिप्स के बारे में। ये मुर्गी का अंडा आप देखते हो, जानते हो, उसको नीचे रखो और पेंसिल से उसके चारों तरफ आप लाइनिंग फॉर्म कर दो, वो एलिप्स बन जाएगा। ये एलिप्स है। मैंने सर्किल को एक तरफ दबा दीजिए, इसको हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्त, और सर्किल को वृत्त कहते हैं। तो वृत्त को मीन सर्किल को एक तरफ दबा दीजिए, तो ये एक पार्ट वहां जाएगा और ये एलिप्स हो जाएगा। देखो इसमें दो फोकसेस होते हैं, एक यहां होगा और एक यहां होता है। तो मान लो इस फोकस पर ये F1 है फोकस और ये F2 है। मान लो इस फोकस पर सन है, तो अर्थ जो होगी वो ऐसे रोटेट करेगी। अर्थ इज ए प्लैनेट, तो उस अर्थ का ये रोटेशन होगा ऐसे। Yes for sun,
and E for Earth. तो पहला जो इसका लॉ है वो कहता है एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन लाई एट वन ऑफ इट्स फोकस। या तो यहां होगा और या तो यहां होगा। यहां देखो कंफ्यूजन है, सन यहां होगा कि यहां होगा। तो आप लोगों को एक बताएं, हमारे यहाँ जो थिंकर्स हुए हैं जिन्होंने अपने विचारों को दिया है, उनमें एक कबीरदास थे। उन्होंने कहा है, लिखा है, का मालूम का स्थिर न रहा है। मतलब कोई भी चीज इस वर्ल्ड संसार में, इस यूनिवर्स में स्थिर नहीं है। इसी को आइंस्टीन कहता है, ऑल थिंग्स आर रिलेटिव इन दिस यूनिवर्स। तो मतलब सन भी स्थिर नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि सूर्य स्थिर है, लेकिन सन भी, सूर्य भी स्थिर नहीं है। ये भी कई करोड़ वर्षों में अपने गैलेक्सी की एक परिक्रमा करता है। हमको डिजिट ठीक से याद नहीं है। फिलहाल हम यहां मानेंगे कि सूर्य स्थिर है। क्यों स्थिर है? इट इज इन पोजिशन ऑफ स्टेबल, इट इज स्टेबल विद रेस्पेक्ट टू ऑल प्लैनेट्स। सभी प्लैनेट के रेस्पेक्ट में ये स्थिर है। फिलहाल ये फर्स्ट लॉ। दूसरा जो नियम है इसका, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। कहता है कि यह डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, अगर डेल्टा टी समय में अर्थ चल रहा है, यहां से यहां आने में डेल्टा टी समय लग रहा है, तो अगले डेल्टा टी समय में यहां से यहीं जाएगा। मतलब क्या? ये डिस्टेंस बराबर नहीं होगी। ये L1 और ये L2 है, तो L1 इज नॉट इक्वल टू L2। यह इसके बराबर नहीं होगा। तो होगा क्या? तो ये लॉ ऑफ एरिया कहती है कि लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट sweeps equal area in equal time interval. इक्वल समय में ये जो एरिया होगी वो समान तय करेगा। ये डेल्टा A1 है, ये डेल्टा A2 है, तो ये कहता है डेल्टा A1 इक्वल डेल्टा A2। मीन्स अगर टाइम इंटरवल सेम है तो एरिया सेम ट्रेवल करेगा। जरा इसको देखो, अगर अर्थ सन के नजदीक है, ये स्थिति आएगी ना भाई, ये इसके नजदीक होगी, तो नजदीक है तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है। और अगर ये अर्थ ज्यादा दूर होगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ऑर्बिटल स्पीड। इसका मतलब जो प्लैनेट सूर्य से जितना ही ज्यादा नजदीक है उसकी ऑर्बिटल स्पीड उतनी ज्यादा है, और जो प्लैनेट जितना ही ज्यादा दूर है उसकी ऑर्बिटल स्पीड उतनी ही कम है। तो अब इसी बात को लेकर के केपलर ने तीसरा नियम दिया, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड।
तो थर्ड लॉ उसका आप देखिए, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। स्क्वायर of time period of revolution of planet around the sun is proportional to cube of distance of planet from sun। मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर, इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस r है तो प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसको अगर इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो हमको मिलता है टी स्क्वायर पर के आर क्यूब। इसके प्लस थर्ड। अब इससे हम लोग ये देखेंगे कि हाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसी से हम लोग निकालेंगे कि न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों का बोला जाता है। वो इनवर्स स्क्वायर माने एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर क्यों होता है, आर क्यूब क्यों नहीं होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यों नहीं होता। तो इसी से हम लोग, इसी लॉ से हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्टूडेंट आप अध्ययन करते रहेंगे, अपना सहयोग मुझको देते रहेंगे और मुझसे सहयोग लेते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।